हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके एस्पिरेंट्स पर। और आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू सीरीज जो हमारी है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, तो आप उन्हें भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इनके बारे में और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनके कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप बने रहें क्लास में। नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट कि 1892 के अधिनियम में भारत परिषद में भारतीय सदस्य शामिल करने का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या था। तो आप बताएं क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है प्रशासनिक निर्णयों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन बी है वायसरॉय की शक्ति को कम करना। ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद की भूमिका कम करना। ऑप्शन डी है न्यायिक निर्णयों में हस्तक्षेप करना। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो गाइस इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय प्रशासनिक निर्णयों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना इस अधिनियम का उद्देश्य था। ठीक है। इसमें भारतीय सदस्यों से नीति और प्रशासन में स्थानीय राय और सुझाव प्राप्त किए जा सकते थे और संवैधानिक सुधारों और प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए नींव इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से पड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1852 के अधिनियम में परिषद की शक्तियों को सीमित क्यों रखा गया, कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है भारतीय सदस्यों के अनुभव में कमी के कारण। ऑप्शन बी है ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है वायसरॉय की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है केवल वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। और 102 का आंसर क्या होगा। 102 का आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए परिषद की शक्तियों को सीमित किया गया है, क्योंकि परिषद के सदस्यों में भारतीयों को भी इन्होंने शामिल किया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन जो है वो वायसरॉय के पास था, यानी कि अभी भी सर्वेसर्वा कौन था? वायसरॉय था। परिषद केवल मार्गदर्शन और सलाह देती थी, निर्णय लेने की शक्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि निर्णय कौन लेता था? वायसरॉय साहब लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 103 हमारा क्वेश्चन है कि 1852 के अधिनियम में भारतीय सदस्यों को चयन कैसे किया गया। तो ऑप्शन ए है आपके पास में सीधे चुनाव के द्वारा। ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा। ऑप्शन सी है नामांकन और चयन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 103 का आंसर बताएं। 103 का आंसर है सी, नामांकन और चयन प्रक्रिया द्वारा, है ना। 1892 के अधिनियम में भारतीय सदस्यों को चयन नामांकन और चयन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता था। तो इसमें अनुभवी और योग्य भारतीय सदस्य शामिल किए जाते थे। प्रशासनिक विशेषज्ञता और स्थानीय प्रशासन की राय सुनिश्चित करने का ये एक तरीका उन्होंने अपनाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम में परिषद का सलाहकार स्वरूप क्यों महत्वपूर्ण था। ऑप्शन ए है आपके पास में कि परिषद के निर्णय बाध्यकारी थे। ऑप्शन बी प्रशासनिक निर्णय में भारतीय के दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन सी है वायसरॉय की शक्तियां समाप्त करने के लिए। ऑप्शन डी है वित्तीय मामलों का नियंत्रण पाने के लिए। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा, है ना। कि 1892 की जो 92 की जो अधिनियम में परिषद का सलाहकार स्वरूप क्यों महत्वपूर्ण था। 104 का आंसर बताएं बी। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रशासनिक निर्णयों में भारतीय दृष्टिकोण को शामिल ये करने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें ये भारतीय को दृष्टिकोण शामिल करना चाहते थे कि भारत में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। भारतीय सदस्य नीति निर्माण, प्रशासनिक मामलों में सुझाव देते थे। प्रशासनिक निर्णयों अधिक संतुलित और पारदर्शी इसके माध्यम से बनाए गए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम में परिषद की बैठकों का स्वरूप और उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है नियमित साप्ताहिक पूर्ण निर्णय के लिए। ऑप्शन बी है प्रशासनिक सलाह देने के लिए। ऑप्शन सी है वार्षिक व न्यायिक मामलों के लिए। ऑप्शन डी है मासिक व वित्तीय मामलों के लिए। तो बताएं इसके आंसर क्या होंगे।
क्या होगा इसका 105 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक सलाह देने के लिए 1892 के अधिनियम में परिषद की बैठकों का स्वरूप और उद्देश्य रखा गया। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक सलाह देने के लिए परिषद केवल विशेष मामलों में सचिव और वायसराय को सुझाव देती थी। इसका उद्देश्य प्रशासन में लचीलापन और प्रभावी मार्गदर्शन सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास में भारत परिषद अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम। तो इसका आंसर है आपका क्या, बताएं आप? इसका आंसर है डी, है ना, ऑब्वियसली कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम तो मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है ना। तो मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया इसमें के और प्रशासन में सुधार और भागीदारी बढ़ाने के लिए भी इसे लागू किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम में भारतीयों को विधान परिषद में शामिल करने का तरीका क्या था? किस आधार पर भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया जाता था? तो आपके पास में है ऑप्शन ए है केवल नामांकन के द्वारा, बी है चयन सुझाव द्वारा, सी है केवल ब्रिटिश संसद द्वारा, डी है वायसराय द्वारा। तो आंसर बताएं आप इसका क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी, चयन और चुनाव दोनों ही होते थे और भारतीयों को चयन के द्वारा भी चुन लेते थे और चुनाव के द्वारा भी वो चुन लेते थे। ठीक है ना, तो कुछ सीधे चुनाव के माध्यम से, कुछ नामांकित होते थे, है ना। और कारण ये था कि भारतीय दृष्टिकोण और भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे ब्रिटिश। नेक्स्ट हमारा कि पार्लियामेंट सुधार में मुसलमानों के लिए क्या विशेष प्रावधान था? तो ऑप्शन ए है आपके पास कोई विशेष प्रावधान नहीं, बी अलग निर्वाचक मंडल, सी केवल नामांकन, डी केवल वित्तीय प्रतिनिधित्व। तो बताएं क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है गाइज 108 का आंसर है आपका बी, है ना, अलग निर्वाचक मंडल। क्या है? अलग निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसमें क्या है कि मुसलमानों जो समुदाय है, ये मुस्लिम समुदाय, उसको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला सीधे अपने, मतलब वो खुद ही चुनेंगे अपने प्रतिनिधियों को। इसके अलावा यह पहली बार धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का औपचारिक कदम था, मतलब धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए पहला औपचारिक कदम था, और जिसके बाद भारत में सांप्रदायिकता फैली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सत्येंद्र सिन्हा को 1909 में उनका विशेष योगदान क्या था, है ना, सत्येंद्र सिन्हा का? तो ऑप्शन ए है वह भारत के पहले भारतीय लॉर्ड बने, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल था उसको रद्द करवाया, वो भारत के पहले वायसराय बने, उन्हें भारत में स्वतंत्रता दिलाई। तो बताएं 109 का आंसर क्या है? एक 109 का आंसर है वो भारत के पहले लॉर्ड बने, है ना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। वो भारत के पहले लॉर्ड बने, है ना, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके कार्यों में प्रशासनिक भागीदारी और भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती मिली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 110, मॉडल मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 80। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन ए, बताइए क्या आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 110 का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, 40 सदस्य थे, है ना। 40 इसमें नामांकित और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते थे, और इसका उद्देश्य क्या था? नीति प्रशासन में भारतीय दृष्टिकोण को शामिल करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम में परिषद के निर्णय लेने की शक्ति कितनी थी?
ऑप्शन ए है आपका पूर्ण, ऑप्शन बी है केवल सलाह सुझाव, ऑप्शन सी है न्यायिक निर्णय और ऑप्शन डी है सैन्य निर्णय। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 का इसका आंसर है गाइज केवल सलाह व सुझाव देती थी केवल परिषद, है ना, इतना ही इसका कार्य था 1909 के अधिनियम में जो परिषद बनाई गई थी। तो ये केवल सलाह और सुझाव देती थी। परिषद के निर्णय जो होते थे वो बाध्यकारी भी नहीं थे, है ना, और अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन हमेशा वॉइसरॉय थे। वॉइसरॉय हमेशा क्या रहा है, शक्तिशाली रहा है। सचिव भी शक्तिशाली था जो ब्रिटेन की संसद में बैठा करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112 कि मॉडल मिंटो सुधार में मिंटो का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है आपका भारतीय स्वतंत्रता दिलाना, ऑप्शन बी है भारतीयों को प्रशासन में सलाहकार बनाने का समर्थन, ऑप्शन सी है वॉइसरॉय की शक्तियां समाप्त करना, ऑप्शन डी है न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है बी, भारतीयों को प्रशासन में सलाहकार बनाने का समर्थन करना। मॉडल मिंटो सुधार का अधिनियम ये इसका उद्देश्य था, भारतीयों को प्रशासन में सलाहकार बनाने का समर्थन। मिंटो ने मुसलमान प्रतिनिधित्व के लिए अलग निर्वाचक मंडल लागू किया। ये सबसे बड़ी बात है, देखो इसका अलग निर्वाचक मंडल बनाना, वो भी किसके लिए, मुसलमानों के लिए। यहीं से सांप्रदायिकता या धार्मिकता की भावना अलग होती है या इसकी नींव पड़ती है। राजनीतिक आधार पर भारतीयों को प्रशासन में परामर्श देने और भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम में भारतीय सदस्य किस स्तर पर परिषद में शामिल थे। तो ऑप्शन ए है आपके पास में प्रशासन और नीति पर, ऑप्शन बी है केवल वित्तीय मामलों पर, ऑप्शन सी है न्यायिक मामले पर, ऑप्शन डी है सैन्य मामलों पर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 113 का आंसर बताएं। 113 का आंसर है प्रशासन और नीति पर, है ना, कि 109 के अधिनियम के तहत भारतीय सदस्य परिषद में प्रशासन और नीति के मामलों पर शामिल उनको किया गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या एक्सप्लेनेशन है देखते हैं कि भारतीय सदस्य नीति निर्माण और प्रशासन पर सुझाव देते थे, प्रशासनिक निर्णय में भारतीय दृष्टिकोण शामिल इसके माध्यम से किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम में मुस्लिम अलग निर्वाचक मंडल का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है आपके पास में मुसलमानों को प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण देना, ऑप्शन बी है मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक पहचान और भागीदारी सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है केवल वित्तीय निर्णय लेना, ऑप्शन डी है ब्रिटिश प्रशासन को कमजोर करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 114 का आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक पहचान और भागीदारी सुनिश्चित करना मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल देने का उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक पहचान और भागीदारी बढ़ाना, है ना, सीधे प्रतिनिधि ये अपनी चुन सकते थे और धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पहला औपचारिक कदम भी साबित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम में परिषद की बैठक किस आधार पर होती थी। तो ऑप्शन ए है नियमित साप्ताहिक और आवश्यकता अनुसार, सी है वार्षिक और डी है मासिक। तो बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। 115 का आंसर क्या होगा। 115 का आंसर है आवश्यकता अनुसार। क्या है, आवश्यकता अनुसार इसका आंसर है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो परिषद केवल प्रशासनिक और नीति संबंधी सलाह देने के लिए बुलाई जाती थी, है ना। इसका उद्देश्य प्रशासन में लचीलापन और प्रभावी मार्गदर्शन सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सुधार का सबसे विवादास्पद पहलू कौन सा था। तो ऑप्शन ए है विधान परिषद का विस्तार, ऑप्शन बी है वॉइसरॉय की शक्तियों में वृद्धि, ऑप्शन सी है अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी है भारत सचिव का अधिकार कम करना। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है सी, अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, है ना, जिसमें कि जैसे मुस्लिमों को दिया गया था सर्वप्रथम, तो वह केवल अपने सदस्यों को केवल मुस्लिम लोग ही चुन सकते थे, हिंदू लोग उनको वोट नहीं दे सकते थे। तो ये धार्मिक आधार बना जिस पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक राजनीति को यहाँ पे संस्थागत रूप मिल गया अंग्रेजों के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1909 का जो अधिनियम के दौरान वॉइसरॉय और उनकी कार्यकारी परिषद में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे। 117 का जो ये ऑप्शन है, ए कोई नहीं, बी केवल एक भारतीय सदस्य, सी 5 भारतीय सदस्य, डी आधे भारतीय सदस्य। तो बताएं 117 का आंसर क्या होगा।
117 का आंसर है केवल एक भारतीय सदस्य है ना, केवल एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है ना। लॉर्ड मिंटो ने ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को कार्यकारी परिषद में शामिल किया और ये पहली बार था जब भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी इकाई में अपना स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट सुधार का मूल उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अनुसार क्या था। ऑप्शन ए है भारत को तत्काल स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी है भारत को कुछ हद तक राजनीति और प्रशासन में शामिल करना, ऑप्शन सी है ब्रिटेन से भारत को अलग कर देना, ऑप्शन डी है भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित करना। तो 118 का आंसर बताएं क्या होगा आपके हिसाब से। इसका आंसर होगा भारतीयों को कुछ हद तक राजनीति में प्रशासन में शामिल करना। ऑप्शन बी इसका आंसर है ना। तो इसके माध्यम से ये सुधार करना चाहते थे है ना। भारतीय राष्ट्रवादियों के बढ़ते दबाव का ये परिणाम था, क्योंकि भारतीय राजनीति में भारतीय लोगों का दबाव बढ़ रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि भाई इनको राजनीतिक प्रशासन में शामिल कर लें तो थोड़ा दबाव हमारा कम होगा। और ब्रिटिशर्स का उद्देश्य भागीदारी का दिखावा भी करना था कि भाई हम बता सकें कि हम तुम्हें भी शामिल कर रहे हैं, ताकि ये भारतीय लोग शांत हो सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है कि क्या 1909 के सुधार के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार था। ऑप्शन ए हाँ, मतदान सहित पूर्ण अधिकार, ऑप्शन बी केवल ब्रिटिश संसद में चर्चा कर सकते थे, ऑप्शन सी बजट पर चर्चा करने की अनुमति भी नहीं, ऑप्शन डी केवल चर्चा करने की अनुमति, अंतिम निर्णय नहीं। तो आप बताएं 119 का आंसर क्या होगा। तो 119 का आंसर गाइज ऑप्शन डी है ना, केवल चर्चा करने की अनुमति थी, अंतिम निर्णय वो नहीं दे सकते थे, यानी कि वोट वो नहीं कर सकते थे है ना। बजट पर बोल सकते थे ना, अंतिम निर्णय नियंत्रण और स्वीकृति वो रही और ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में ही रही, वैसे दिखावा मात्र कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 120 है कि मॉडले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्रिटेन की संसद में और मिंटो जो वायसरॉय है भारत में के बीच किस सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। ऑप्शन ए है प्रशासन में भारतीयों को अलग करना, ऑप्शन बी है सीमित भागीदारी और नियंत्रण अपने पास रखना, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन देना, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद को भारत से हटा देना। बताओ ये क्या उद्देश्य था मॉडले और मिंटो के बीच का जो सिद्धांत था। 120 का आंसर बताएं। इसका आंसर है बताओ, इसका आंसर है बी है ना, कि सीमित भागीदारी और नियंत्रण को अपने पास रखना। सीमित भागीदारी रखेंगे, नियंत्रण अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। भागीदारी मतलब भारतीयों की भागीदारी को सीमित रखेंगे और पूरा जो नियंत्रण है वो खुद रखेंगे अपने पास में। और सुधारों का जो मकसद था केवल ये नहीं था कि भारतीयों का कल्याण करना चाहते थे, भारतीयों को संतुष्ट करना चाहते थे कि 1857 जैसे कोई दोबारा विद्रोह न कर दें। तो सत्ता पर संरचना ब्रिटिश सर्वोच्च वर्चस्व बनाए रखने इनका प्रमुख सिद्धांत था मॉडले मिंटो का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित था। तो आप बताएं। ऑप्शन है मिंटो रिपोर्ट, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन सी है वेगल योजना, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 121 का आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। कौन सी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बना, ठीक। और इन्हें आप क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, है ना। इसी के आधार पर रिपोर्ट यह अधिनियम एक्ट बन पाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय स्तर पर किस प्रकार का शासन लागू किया गया। तो आप बताएं। द्वैध शासन, डायरकी, बी कंपनी शासन, सी पूर्ण स्वायत्त शासन, डी सैन्य शासन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 122 का आंसर क्या है। 122 का आंसर होगा आपका डायरकी, है ना। द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उससे पहले इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि प्रांतों में विषय आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में बांटे गए और आरक्षित विषय ब्रिटिश नियंत्रण में और जबकि हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए। इसे ही आप क्या बोलते हैं, द्वैध शासन यानी कि डायरकी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन से विषय हस्तांतरित वर्ग में थे, है ना, ट्रांसफेरेड थे। तो ऑप्शन ए है रक्षा और पुलिस, ऑप्शन बी है वित्त और विदेश नीति, ऑप्शन सी है शिक्षा व स्वास्थ्य एवं सिंचाई और ऑप्शन डी है उच्च न्यायपालिका। मतलब ये हस्तांतरित विषय हैं, रिजर्व्ड नहीं है, मतलब आरक्षित नहीं है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा।
123 का इसका आंसर है शिक्षा और स्वास्थ्य और सिंचाई, ये हस्तांतरित विषय थे। इनका मतलब ये कि सामान्य प्रशासन से और सेवाओं से जुड़े विषय थे, है ना। पहली बार भारतीय मंत्रियों को कुछ विषयों पर ये जिम्मेदारी दी गई इनके द्वारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई छोटे मोटे सब्जेक्ट थे, बाकी बड़े जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट थे वो उन्होंने अपने पास रखे वो विषय ने, जैसे कि आरक्षित विषय हैं। तो निम्न में से कौन से विषय आरक्षित रिजर्व वर्ग में रखे गए? ऑप्शन ए है सिंचाई, ऑप्शन बी है पुलिस, राजस्व और न्याय, ऑप्शन सी है शिक्षा स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत। तो इसमें जो आपका आंसर होगा क्या होगा, आप बताएं कि आरक्षित विषय में कौन सा रखा गया। देखो आरक्षित है, इसका मतलब अभी मैंने समझाया था, तो आप बताएं। तो 124 का आंसर है आपका बी, है ना। पुलिस, भूमि, राजस्व और न्याय, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर ब्रिटिशर्स ने अपना खुद का नियंत्रण बनाए रखा। और इसमें ये ब्रिटिश अधिकारियों का, गवर्नर का नियंत्रण था ना, भारतीय मंत्रियों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती थी। छोटे मोटे सब्जेक्ट उन्होंने भारतीयों को केवल इस टाइम तक दिए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 से भारतीयों को सबसे बड़ी नई शक्ति क्या मिली, बताएं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संसद में शासन, ऑप्शन सी प्रांतीय शासन में सीमित जिम्मेदारी, ऑप्शन डी ब्रिटेन से अलग होना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 125 का आंसर क्या है? 125 का आंसर है प्रांतीय प्रशासन में सीमित भागीदारी, ठीक है ना। ये आपको 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इससे मिला। प्रांतीय शासन में आपको सीमित जिम्मेदारी मिली और प्रांत में हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को मिले गए, जिससे वो जिम्मेदार भी हुए। स्वायत्तता नहीं थी लेकिन आंशिक भागीदारी तो हालांकि मिल ही गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 126 की केंद्रीय विधान परिषद में 1919 अधिनियम में क्या परिवर्तन हुआ। तो आपके ऑप्शन है, इसे समाप्त कर दिया गया, इसे द्विसदनीय बनाया गया, इसे निर्वाचित किया गया और इसे भारतीय बहुमत दिया गया। तो बताएं इसका आंसर क्या है। 126 का आंसर बताएं। 126 का आंसर है आपका बी, इसे द्विसदनीय बनाया गया, है ना। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बना दिया गया इस टाइम पे, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद बनाए गए और केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदन प्रणाली आई, है ना, जो आज भी चलती है हमारे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 127। तो 127 क्वेश्चन में है हमारा कि राज्य परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, काउंसिल ऑफ स्टेट की सदस्य संख्या कितनी। तो आप बताएं कि ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 150। तो बताएं राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी। 127 का आंसर दें। 127 का आंसर है 60। कितनी थी? 60, ठीक। कितनी सदस्य संख्या थी। तो इसमें निर्वाचित भी होते थे कुछ सदस्य, कुछ नामांकित सदस्य होते थे, उच्च वर्गीय परिषद मानी जाती थी क्योंकि इसमें उच्च वर्ग के लोग ही शामिल हुआ करते थे एलिट क्लास से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन सी 75। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 128 का आंसर बताएं। 128 का आंसर है बी 145 केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या थी, ठीक है। और इसमें दोनों ही सदस्य थे, चुने हुए भी थे और नामांकित दोनों सदस्य थे और भारतीयों की सभा की तब इसमें कुछ स्तर पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मताधिकार की व्यवस्था 1919 अधिनियम में कैसी थी। तो आप बताएं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संपत्ति कर शिक्षा पर आधारित सीमित मताधिकार, केवल अंग्रेजों को वोट का अधिकार, महिलाओं को पूर्ण मताधिकार। तो बताएं इसमें क्या इसका आंसर होगा 129 का। 129 का आंसर है संपत्ति कर और शिक्षा पर आधारित सीमित मताधिकार था। इंडियंस को, पूरे भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। तो इसमें संपत्ति कर और शिक्षा पर आधारित सीमित अधिकार 3% भारतीयों को वोट देते थे उस टाइम पे। यानी कि व्यापक लोकतंत्र की व्यवस्था उस टाइम पे नहीं हो पाई थी। लोकतंत्र होता भी कैसे, वो तो साम्राज्यवाद था, वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। तो 130 का जो क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन है वो है कि 1919 के अधिनियम में कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संबंध कैसे थे।
तो ऑप्शन ए है कार्यपालिका पूरी तरीके से जवाब दे, ऑप्शन बी कार्यपालिका स्वतंत्र, या ऑप्शन सी है कार्यपालिका आंशिक रूप से जवाब दे, ऑप्शन डी है केवल गवर्नर जिम्मेदार। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 130 का आंसर? 130 का आंसर है सी, कार्यपालिका आंशिक रूप से जवाबदेही थी। ठीक है, ये 1919 के अधिनियम में कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच का संबंध था। तो इसमें आपका हस्तांतरित विषय वाले मंत्री विधान परिषद के प्रति जवाब देते हैं, पर आरक्षित विषय में गवर्नर की स्वतंत्र शक्ति बनी रही है ना। गवर्नर कोई किसी के प्रति जवाब दे नहीं था, और मंत्री जो भारतीय थे या जो भी मंत्री बनाए गए थे उनको कार्यपालिका में आंशिक रूप से उनको जवाबदेही था उनकी तय की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में नागरिक अधिकार फंडामेंटल राइट का क्या स्थान था? क्या हमें 1919 के अधिनियम में नागरिक अधिकार मिले थे? कैसे मिले थे? ऑप्शन ए पूर्ण अधिकार शामिल था, आंशिक अधिकार शामिल था, मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे, 5 अधिकार दिए गए। बताओ क्या इसका आंसर होगा 131 का? तो 131 का आंसर है सी, मतलब मौलिक अधिकार हमें दिए नहीं गए, है ना। मौलिक अधिकार अंग्रेज को देंगे हमें, है ना, हमने तो सारे अधिकार हमारे छीन लिए। नेक्स्ट हमारा मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मौलिक अधिकार शामिल नहीं किए गए, अधिनियम केवल प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित था, भारतीय जनता को कोई बुनियादी अधिकार की गारंटी भी नहीं दी गई थी, है ना, केवल ये प्रशासनिक सुधार करने से संबंधित दिया गया, कोई अधिकार हमको मिले नहीं। 132 का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन किस रिपोर्ट के द्वारा किया गया? सैमन कमीशन रिपोर्ट, हंटर कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वेवल योजना। तो बताओ किस आधार पर इसका मूल्यांकन हुआ? भारतीय शासन अधिनियम 1919 का जो अधिनियम है। तो 132 का जो आंसर है हमारा है सैमन कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से इस एक्ट को फिर क्या किया गया, इसकी समीक्षा की गई, है ना। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट 10 साल बाद में समीक्षा होगी, ऐसा प्रावधान था, उसी के माध्यम से फिर साइमन कमीशन 1927 में भेजा भी गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम की समीक्षा कितने साल बाद करने का प्रावधान था? तो ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 10 साल, ऑप्शन सी है 15 साल, ऑप्शन डी है 20 साल। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर है बी 10 साल। क्या है 10 साल। 133 का जो आंसर है वो बी होगा, 10 साल बाद में इसकी समीक्षा की जानी थी कि ये ठीक है नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में इसके लिए साइमन कमीशन भी नियुक्त किया, जिसका भारत में विरोध भी हुआ। गो बैक साइमन के भारत में नारे लगे, आंदोलन चले, है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई। 134 कांग्रेस अधिनियम 1919 को कैसे देखा? कांग्रेस ने अधिनियम 1919 को कैसे देखा? इसे एक पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, इसे अपर्याप्त निराशाजनक कहा, इसे सर्वश्रेष्ठ माना, इसे स्वतंत्रता का मार्ग माना। तो बताओ क्या कांग्रेस सोचती थी इस अधिनियम के बारे में? आपका क्वेश्चन नंबर 134 है, तो इसका आंसर है बी, इसे अपर्याप्त और निराशाजनक कहा गया। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को मानना था कि असली सत्ता अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास है, भारतीयों को केवल सीमित सलाहकारी की भूमिका दी गई है, क्योंकि सारी शक्तियां तो ब्रिटिश अधिकारियों और गवर्नर के पास थी। 1919 अधिनियम का स्थायी योगदान क्या था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है। तो इसके ऑप्शन है कि स्वतंत्रता देना, वायसराय का पद समाप्त करना, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार लागू करना, ऑप्शन डी है भारत में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली लागू करना। तो इसका योगदान बताएं आप 135 का। तो 135 का आंसर है आपका डी, भारत में द्वैध शासन आया इसमें प्रांतीय स्तर पर, और केंद्र में द्विसदन मतलब 2 सदन हो गए। ठीक है, तो ये प्रांतीय स्तर पर दायर की है ना, मतलब द्वैध शासन, और केंद्र स्तर पर बाइकैमरलिज्म लागू हुआ, मतलब द्विसदनीय प्रणाली, 2 सदन आपके बनाए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन और कब और क्यों किया गया? तो ऑप्शन ए है 1925 स्वतंत्रता देने के लिए, ऑप्शन बी है 1927 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, सी है ऑप्शन आपका किसी रियासतों का विलय करने के लिए, 1930 में रियासतों का विलय करने के लिए, ऑप्शन डी है कि 1935 में भारत विभाजन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? 136 का आंसर है आपका बी, 1927 भारत शासन अधिनियम और 1919 की समीक्षा हेतु। तो 20 का आंसर होगा ना। भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्षों के बाद समीक्षा का प्रावधान, और ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए फिर साइमन कमीशन भेजा, जो हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं पहले। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे बताएं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी
1। तो बताएं कितने भारतीय सदस्य थे? 137 का जवाब दें। 137 का जवाब है सी, 0। कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, 0 भारतीय सदस्य थे। इसी वजह से तो इसका विरोध हुआ साइमन कमीशन का। इसमें कुल ब्रिटिश सदस्य थे वो 7 थे और भारतीय की अनुपस्थिति के कारण इसका विरोध फिर भारत में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किस प्रकार से हुआ? तो ये भारतीय नेताओं ने समर्थन किया, कांग्रेस और अन्य दलों ने बहिष्कार किया, जनता ने खुश होकर स्वागत किया, इसे भारत से वापस भेज दिया गया। तो 138 का जवाब बताएं। कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया, इसका विरोध किया, इसके खिलाफ आंदोलन भी हुए साइमन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस और अन्य दलों ने बहिष्कार किया, साइमन गो बैक नारों से इनका स्वागत हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर भी इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किस नेता को चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? किस नेता की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज की वजह से? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, है ना। 139 का आंसर है सी, ठीक है। उनकी इसमें इस आंदोलन में मृत्यु हो गई लाठीचार्ज की वजह से, और जिसे देश ने शहीद माना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध का परिणाम क्या हुआ? कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता दी गई, भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट 1928 बनाई, गांधी एवं समझौता हुआ, भारत का विभाजन हो गया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बताओ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, है ना। भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट 1928 बनाई। तो 140 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट 1928 बनाई, भारतीयों ने स्वयं संवैधानिक खाका तैयार किया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने और कब की थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल 1945, ऑप्शन बी है रमजे मैकडोनाल्ड 1932, ऑप्शन सी है वायसराय एडविन 1929, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो 1936। तो आंसर बताएं इसके। तो इसका 141 का आंसर बताओ। 141 का आंसर है बी, रमजे मैकडोनाल्ड 1932 ने सांप्रदायिक पुरस्कार, यानी कि सांप्रदायिक पुरस्कार का मतलब ये होगा कि इसमें भारतीयों में सांप्रदायिकता फैली कि अलग अलग जातीय समुदाय के लिए इन्होंने अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 1909 में इन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया था, वैसे ही इन्होंने पिछड़ी जातियों जैसे कि एससी को, एसटी को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई, और भी जातियों को इसमें आरक्षित वर्ग बनाने की कोशिश की गई। तो इससे सांप्रदायिकता फैली भारतीयों में। सांप्रदायिक पुरस्कार में किसे अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया? केवल मुसलमानों को, केवल हिंदुओं को, केवल सिख कांग्रेस समर्थकों को, केवल कांग्रेस समर्थकों को, या फिर मुसलमान, सिख, ईसाई या आंग्ल भारतीय दलितों को? बताओ 142 का आंसर क्या होगा? 142 का आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, मुसलमान, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और दलितों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया है। देखो अलग निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मुसलमान को वोट देगा, सिख को वोट देगा, ईसाई को, आंग्ल भारतीय उनको, दलित को वोट देंगे। तो भाई इससे तो क्या होगा? पृथक निर्वाचन से क्या होगा? हमारे यहाँ पे अलगाववाद फैलेगा, सांप्रदायिकता फैलेगी, भारत के टुकड़े हो सकते हैं, है ना, भारत बढ़ सकता है। और जो बाद में 1909 का मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम था, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को या मुस्लिम को जो पृथक निर्वाचन दिया, फिर उसका आपने रिजल्ट भी देखा कि किस प्रकार से भारत का एट लास्ट विभाजन हुआ। सबसे विवादास्पद मुद्दा बनाए दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विशेष विरोध क्यों किया? है ना, मतलब कम्युनल अवार्ड जो था रमजे मैकडोनाल्ड का 1932 का, इसका विरोध गांधी जी ने क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन ए है इसे कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, ये मुसलमानों को अधिकार देता था, ये दलितों को हिंदू समाज से अलग करना की इसमें आशंका थी, ब्रिटिश संसद ने इसे जबरन तोड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, है ना, दलितों को हिंदू समाज से अलग कर देने की इसमें आशंका थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले इसको देखते हैं हम कि
दलितों को हिंदू समाज से अलग कर देने की आशंका हुई। गांधी जी ने माना कि अलग निर्वाचक मंडल दलित और हिंदुओं में स्थायी विभाजन पैदा कर देगा और इस मुद्दे पर उन्होंने अनशन फास्ट टू डेथ किया। उनको, गांधी जी को लगता था कि इससे दलित हमेशा के लिए हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो ऑप्शन ए है पाइनकर समझौता, ऑप्शन बी है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी है पूना पैक्ट, ऑप्शन डी है गांधी इरविन समझौता। तो बताएं क्या इसका आंसर होगा? 144 का आंसर है आपका सी, है ना, पूना पैक्ट 1932 गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता क्या था कि ये समझौता यरवदा जेल है ना, महाराष्ट्र में हुआ और इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको संयुक्त निर्वाचक मंडल के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाएगा और मतलब आरक्षित सीटों पर उनको आरक्षण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उनको आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया जाएगा। पृथक निर्वाचक मंडल अगर मिलता तो क्या होता? इसका मतलब ऐसे समझे कि पृथक निर्वाचक मंडल अगर दलितों को मिलता तो दलितों को केवल दलित ही वोट दे सकते थे, बाकी अदर कोई भी समुदाय उनको वोट नहीं दे पाता और ऐसे में उनमें स्थायी रूप से अलगाववाद हो सकता था। लेकिन अम्बेडकर साहब ने इसकी मांग की क्योंकि उनको लगता था कि अगर दलितों को केवल दलित ही वोट देंगे तो फिर उनका वो विकास कर पाएंगे, उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो उनका अपना एक पक्ष था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के अनुसार दलितों को प्रांतीय विधान परिषद में कितनी आरक्षित सीटें दी गई? तो ऑप्शन ए है आपके पास में 71, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 148, ऑप्शन डी है 151। तो बताएं आंसर क्या होगा? 145 का आंसर बताएं। 145 का आंसर है बी, 105, है ना। 105 सीटें दलितों को प्रांतीय विधान परिषद में दी गई और ये दी गई थी ये पूना पैक्ट में के माध्यम से 105 सीटें मिली दलितों को। गांधी अम्बेडकर समझौते का महत्वपूर्ण परिणाम भी माना जाता है। 146 भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका प्रमुख प्रावधान क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय शासन की योजना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है तत्काल स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है कंपनी शासन की वापसी, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। तो बताएं क्या इसका आंसर होगा 146 का? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय शासन की योजना। ठीक, प्रांतों को, अधिनियम ने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता देने की कोशिश की और केंद्र में संघीय ढांचे की योजना भी बनाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 147 के 1935 अधिनियम किस आधार पर तैयार किया गया था? मोर्ले मिंटो रिपोर्ट या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन, और सी है नेहरू रिपोर्ट और डी है गांधी इरविन समझौता। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है साइमन कमीशन रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, है ना। इनके आधार पर क्या बना? 1935 का भारत परिषद अधिनियम बना। ठीक है, और 1927 में साइमन कमीशन आया। 1932 में गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर इसे तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद का सबसे विस्तृत यह अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम में संघीय ढांचा किनके बीच होना था, है ना। फेडरल जो आपका स्ट्रक्चर था किनके बीच में होना था? केवल ब्रिटेन भारत के बीच, प्रांतों और रियासतों के बीच, कांग्रेस लीग के बीच, लोकसभा राज्यसभा के बीच। बताएं इसका आंसर क्या होगा? 148 का आंसर है बी, प्रांतों और रियासतों के बीच में संघीय ढांचा होना था। तो संघीय ढांचे में आपके प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के बनाना था। रियासतों की अनिच्छा के कारण ये संघीय ढांचा कभी लागू ही नहीं हो पाया, है ना। संघीय ढांचे का मतलब ये था कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के काम करेगी, यानी कि प्रांत और केंद्र, लेकिन देशी रियासतें नहीं मानी तो फिर बाद में कभी लागू भी नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय शासन में कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई? द्वैत शासन, ब्रिटिश केंद्रीय शासन, सैन्य शासन, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता। तो 149 का आपका आंसर है, बताओ। डी, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता। पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। डी इसका आंसर है ना।
कि प्रांतों में अब मंत्रिपरिषदें विधानमंडल के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी हुई, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र सरकार में किस प्रकार की विधानमंडल की प्रणाली थी? ऑप्शन ए एक सदनी, ऑप्शन बी दो सदनी, ऑप्शन सी कोई विधानमंडल नहीं, ऑप्शन डी केवल जनता के लिए। तो बताओ कौन सी विधान प्रणाली थी? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत केंद्र में विधानमंडल प्रणाली कैसी थी? तो गाइस इसका आंसर बताएं आप। इसका आंसर होगा बी, दो सदनीय ना, बाइकैमरल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के 50 MCQ सीरीज में। ये हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आगे हमारे यानी भारत शासन अधिनियम जो भी हमारे हैं 1935 के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। तो इनसे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप रेडी रहें, है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।